हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के प्रीवियस ईयर के पेपर सेकंड के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये पेपर है दिसंबर 2019 वाला। मैं क्रम से करवा रही हूं, जिस क्रम में पेपर हुए हैं ऑफलाइन वाले, तो उसी क्रम में मैं करवा रही हूँ। दिसंबर 2019 वाला ये पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा मैं साइंस एनसीईआरटी से भी पढ़ा रही हूँ। तो यदि आपका पेपर सेकंड में साइंस सब्जेक्ट रहने वाला है तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिए। एनसीईआरटी से क्लास 6 to 8 कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगी। अभी क्लास 6 कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद 7th, फिर उसके बाद 8th कंप्लीट पढ़ाऊंगी मैं। और आप लोग देखेंगे कि साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही लिए जाते हैं। तो आप लोग वो वीडियो भी देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लिखा है पहला प्रश्न, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन यहाँ फिल करना है, अभिविन्यास प्रारूप को यहाँ पर भी फिल करना है, अवस्था पर दर्शाता है। तो प्रश्न में क्या लिखा है? नूर अपना टिफिन नहीं लाती है और तान्या से कहती है कि कल मैंने तुम्हें अपने साथ खाना खिलाया था, यानी अपना लंच मैंने तुम्हारे साथ साझा किया था, तो आज तुम्हें मेरे साथ अपना लंच साझा करना चाहिए। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये बताना है, विकल्प दिए गए हैं। कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, दूसरा है आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, तीसरा है अच्छा होना परंपरागत, और चौथा है आदान प्रदान परंपरागत। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तरों का प्रस्ताव दिया, जिसमें पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। प्रत्येक स्तर में इन्होंने 2 चरण बताए, तो 3 स्तर और 6 चरण इन्होंने बताए हैं अपने सिद्धांत में। इसमें आप समझ रहे होंगे कि आदान प्रदान हो रहा है। नूर कह रही है कि कल मैंने तुम्हें अपना लंच खिलाया था, आज तुम मेरे साथ अपना लंच साझा करोगी, तो आदान प्रदान परंपरागत। तो नूर का जो कथन है वह नूर का कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है जेंडर विभेदीकरण, दूसरा है जेंडर भूमिकाएं, तीसरा है जेंडर पहचान और चौथा है जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली जो प्रारूपिक विशेषताएं हैं, तो जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो इन्हें जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं, क्योंकि लोगों ने ऐसी पहचान बना रखी है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये कार्य लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं। तो अभी भी कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी अवधारणा अभी भी ऐसी बनी हुई है, तो इन्हें जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? पहला विकल्प है यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, दूसरा है यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, तीसरा है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है और चौथा विकल्प है यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता।
तो पाठ्यक्रम में ऐसी कहानियों को शामिल करने का प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों को कर रहे हैं और माता ऑफिस जा रही हैं, बाहरी कार्यों को कर रही हैं। तो यह किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? पहला विकल्प है खोजपूर्ण अधिगम, दूसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तीसरा है पाड़ यानी ढांचा और चौथा है अंतःव्यक्ति निष्ठता। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, पाड़ यानी ढांचा। वाइगोत्स्की के अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ये बताया गया है, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? पहला विकल्प है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, ये मैंने आपको बताया है कई बार। तो इसमें पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क को किस अवधि में प्राप्त करता है? तो वह अवधि होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। वे समस्याओं को हल करने के लिए अमूर्त सोच का प्रयोग करते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का कौशल पूर्ण वर्णित होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। पहला विकल्प है लॉरेंस कोलबर्ग, दूसरा विकल्प है जीन पियाजे, तीसरा विकल्प है लेओ वाइगोत्स्की और चौथा विकल्प है अल्बर्ट बंडूरा। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ लिखा हुआ है, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेओ वाइगोत्स्की, क्योंकि इन्होंने ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। रूसी वैज्ञानिक थे ये, आपको ये याद रखना है, रूसी मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, दूसरा है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, तीसरा है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए और चौथा है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसमें आप लोग देखेंगे लिखा है तार्किक बहस को हतोत्साहित लिखा हुआ है, तो ये पहले ही काट दीजिए। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों, केवल लिखा हुआ है पहले ही, केवल निर्धारित ये भी नहीं होगा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पहला है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा है दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, तीसरा है संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्वर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता और चौथा है पैटर्न खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो इसमें कहा गया है कि तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषताएं क्या होंगी? तो ध्वनि, ताल ये तो होगा नहीं क्योंकि ये संगीतमय बुद्धि की होती हैं। दृश्य स्थानिक ये भी नहीं होगा, ये संगीतमय लिखा हुआ है ये भी नहीं होगा।
चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पैटर्न खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है। पहला विकल्प है सामाजिकरण, दूसरा है समावेशन, तीसरा है मुख्य धारा से जुड़ना और चौथा है विभेदीकरण। तो जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाता है, तो वह है सामाजिकरण। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला विकल्प है वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। दूसरा है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तीसरा है मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं और चौथा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये प्रश्न जो है पहले भी पूछा गया है, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। इसके पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यदि आप सभी वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में। पहला विकल्प है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। दूसरा है विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तीसरा है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है और चौथा है शिक्षक निर्देशों के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। तो इसमें लिखा है निष्क्रिय रूप से, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। दोहराया जाता है, ये भी नहीं। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, ये भी नहीं होगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रगतिशील शिक्षा की संकल्पना का प्रस्ताव किसने दिया? जॉन डीवी ने। ये एक अमेरिकी दार्शनिक थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? पहला विकल्प है केवल संरचनात्मक आकलन, दूसरा है केवल संकलनात्मक आकलन, तीसरा है ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन और चौथा है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो सतत और समग्र जो मूल्यांकन है वह छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली को संदर्भित करता है जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को आवृत करता है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों आकलन का प्रयोग करना, संरचनात्मक और संकलनात्मक। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? पहला विकल्प है इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। दूसरा है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। तीसरा है विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए और चौथा विकल्प है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो रूढ़िवादी आशंका क्या होती है? तो रूढ़िवादी आशंका एक घटना है जिसमें नकारात्मक रूढ़िवादी की पुष्टि करने के बारे में एक व्यक्ति की चिंता उस व्यक्ति को एक चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन या परीक्षण में कमजोर प्रदर्शन की ओर ले जाता है।
तो इसमें शिक्षक को क्या पहल करनी है रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए? तो विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो समावेशी कक्षा के बारे में पूछा गया है। पहला विकल्प है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। दूसरा है, आसक्त उद्यमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। तीसरा है, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। और चौथा है, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो दो विकल्प तो ऐसे ही हैं जिन्हें आप देखकर ही काट देंगे पहले ही। अब दो विकल्प बचते हैं। तो लिखा है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। और दूसरे में लिखा है, आसक्त उद्यमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति। दया एवं सहानुभूति वाला विकल्प उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यदि आप दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करेंगे तो बच्चे अपने आप को बेचारे समझेंगे। तो इस प्रकार के भाव आपको प्रदर्शित नहीं करने हैं, इसीलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला है, पढ़ने के प्रति चिंता, अक्षरों या शब्दों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? पहला विकल्प है, एक स्वलीन विद्यार्थी के। दूसरा है, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के। तीसरा है, अधगम आसक्तता वाले विद्यार्थी के। और चौथा है, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो विद्यार्थी क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई महसूस कर रहा है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने और याद करने में उसे कठिनाई हो रही है। तो यह जो बच्चा है यह अधगम आसक्तता वाला है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अधगम आसक्तता वाले विद्यार्थी। अधगम आसक्तता जो है उन कौशल कमी को शामिल करता है जो औसत या औसत बुद्धिमत्ता से अधिक होने के बावजूद पढ़ने, लिखने और अंकगणित जैसे विषयों में अच्छे प्रदर्शन तक सीमित है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले उद्यमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? पहला है, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। दूसरा है, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। तीसरा है, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। और चौथा है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधगम उद्देश्यों को विकसित करना। अब इसमें जो लिखा है रटने पर, ये तो पहले ही काट दीजिए। नकल करना, ये भी काट दीजिए। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधगम उद्देश्यों को विकसित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला विकल्प है, अपसारी चिंतन पर बल देकर। दूसरा है, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। तीसरा है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। और चौथा है, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। अब हतोत्साहित वाले पहले ही काट दीजिए, ये तो उत्तर होंगे नहीं। अब जो विकल्प हैं वो पहले ही काट दीजिए, दूसरा और चौथा ये पहले ही काट दीजिए। अब विकल्प बचते हैं दो, पहला और तीसरा।
पहले में लिखा है अपसारी चिंतन पर बल देकर, तो अपसारी चिंतन सृजनात्मक विद्यार्थियों में पहले से उपस्थित होता है, तो पहला विकल्प तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? पहला है बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना। दूसरा है बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना। तीसरा है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। और चौथा है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है चौथा विकल्प, तो चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? पहला विकल्प है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। दूसरा है क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तीसरा है प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। और चौथा है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण पूछा गया है, तो साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है पूछा गया है। पहला विकल्प है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है प्रयोग एवं परिवेक्षण। तीसरा है संवाद एवं परिचर्चा। और चौथा है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो दोहराना, रटना, याद करना ये प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली में नहीं आते, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? पहला विकल्प है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। दूसरा है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। तीसरा है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। और चौथा है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं? तो उनसे बात कीजिए, उनकी अरुचि का कारण जानने का प्रयास कीजिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि फिल करना है ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला विकल्प है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। दूसरा है अनुबंधन। तीसरा है दंड। और चौथा है यंत्रवत याद करना। तो याद करना और दंड ये तो आप पहले ही कर दीजिए। अब दो विकल्प बचते हैं। तो संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की रचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तीसरा है बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। तीसरा है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। और चौथा है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की रचना करते हैं, तो शिक्षक को क्या करना है? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? तो पहला लिखा है एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दूसरा है एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। तीसरा लिखा है एक दिशीय संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है। और चौथा द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो संज्ञान एवं संवेग दोनों के बीच एक पारस्परिक क्रिया होती है गतिशील, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है विद्यार्थी की अभिरुचि। दूसरा है विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य।
तीसरा है शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ और चौथा है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो पूछा गया है कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो ये चारों ही कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहला है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, दूसरा है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण, तीसरा है पुरस्कार एवं दंड और चौथा है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो दो विकल्प तो आप पहले ही काट दीजिए, पुरस्कार दंड वाला और लगातार अभ्यास और याद करने वाला। अब दो विकल्प बचते हैं। तो ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। पहला विकल्प है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, दूसरा है समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, तीसरा है पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना और चौथा है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो पूछा गया है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, तो इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। पहला विकल्प है यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, दूसरा है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, तीसरा है यह कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, और चौथा है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है ये पूछा गया है। तो समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। पहला विकल्प है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, दूसरा है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, तीसरा है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, और चौथा है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता पूछी गई है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की। पहला विकल्प है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, दूसरा है प्राथमिक एजेंसियां हैं, तीसरा है मध्य एजेंसियां हैं और चौथा है द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था दिसंबर 2019 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।